हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और NIUS ज्योग्राफी की क्लास में। आज इस वीडियो में हम जो चैप्टर 4 का जो सेकंड पार्ट है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने पिछले पार्ट में देख लिए थे जो अर्थ के अंदर इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस किस तरीके से और कैसे कैसे काम करती हैं, कौन कौन सी रीजंस हैं, कौन कौन से चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इन फोर्सेस को कहीं ना कहीं बढ़ाने में और घटाने में और कहीं ना कहीं लेकर आने में रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने हमारे जो लास्ट चैप्टर था यानी लास्ट क्लास थी उसमें पढ़ लिया था। आज हम जो इसका सेकंड पार्ट है वो हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। तो देखिए, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, ठीक है, हम एक चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। ठीक है, तो आपके जिम्मे है ये सारी चीज़ें कि शेयर करना अपने दोस्तों के साथ हु इज़ परसुइंग 12th क्लास विद जियोग्राफी फ्रॉम NIUS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं उन बच्चों को भी, तो कहीं ना कहीं आप ही इस चीज़ में योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए, लास्ट वीडियो हमने पढ़ ली इंटरनल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, वीडियो को वॉच कर सकते हैं और जानकारी जितनी भी मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कराई है वो सारी चीज़ें आप अपने जो माइंड में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इंस्टॉल नहीं बोलते, इनकलकेट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक और वॉल्केनिज्म के बारे में। सिंपली तो बहुत ही आसान से टॉपिक हैं। मैंने अर्थक्वेक के बारे में एक छोटा सा जो हिंट था वो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी दे दिया है, मगर यहाँ पर अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो डिटेल में बात करेंगे हम यहाँ पर अर्थक्वेक के बारे में। अब चलिए चालू ही कर देते हैं। अब मुझे ये बताइए, सोचिए, थोड़ा सा ध्यान लगाकर सोचिए कि अर्थक्वेक में होता क्या है। अर्थक्वेक में सिंपली क्या होता है कि जब कहीं भी कोई भी टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, यानी मोबिलिटी, टेक्टोनिक का मतलब होता है मोबिलिटी, प्लेट। ठीक है, जब प्लेट एक दूसरे से, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशियनिक क्रस्ट है, ये देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चैप्टर 3 जाकर पढ़िए आप। ठीक है, वहाँ पर मैंने वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी, प्ले लिस्ट में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो डिफरेंट प्लेट्स आपस में टकराती हैं या डिफरेंट जो दो सेम जो प्लेट्स हैं यानी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में अगर टकराती हैं तो वहाँ पर क्या जनरेट होते हैं, एक तरीके से घर्षण जनरेट होता है। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है, दिखाऊंगा भी। तो उससे क्या होता है, एक तरीके का भूकंप, एक तरीके का जो वेव है ना वो जनरेट होती है। मैं सिंपली आपको बताता हूँ, देखिए ये एक मिनट रुकिए, जस्ट वेट, यहाँ पर देखिए आप। ठीक है, आपने देखा होगा किसी भी जब पानी में पत्थर मारते हैं तो जस्ट सपोज कि आपने यहाँ पर पानी में पत्थर डाला तो एक तरह से वेव जनरेट होती है ना, ये चारों ओर। तो यहाँ से मतलब इसका मतलब है कि जो जब आपने पत्थर मारा तो जो एक फोकस था ना वो यहाँ क्रिएट हुआ है और उसकी जो अफेक्ट है ना वो हमें दूर तक देखने के लिए मिल रहा है। सब जगह एक तरीके से शिवरिंग और वाइब्रेशन जनरेट होती हैं, जिससे कि जो दूसरे जो पार्टिकल है ना वाटर के, वो भी कहीं ना कहीं आपस में जो वाइब्रेट करने लग जाते हैं और हिलने लग जाते हैं और दूसरे तक एनर्जी प्रोवाइड यानी ट्रांसफर करते हैं। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। ठीक है, इसी से एक तरीके से जो भूकंप की वेव है यानी अर्थक्वेक की वेव है वो जनरेट होती हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा डीप में हो जाएगा, जब हम डीप में जाएंगे तो मैं आपको बताने लगूँ कि कैसे होती है कैसे नहीं होती है, वो अलग बातें हैं। ठीक है, आप सिंपली ये समझिए कि जो भूकंप है ना वो एक जगह से क्रिएट होता है, उसकी जो वेव्स है ना फिर दूसरी जगहों तक फैलती जाती हैं और जिससे कि हमें जो उसकी जो कंपन है, एक तरीके से वाइब्रेशन, वो महसूस करने के लिए मिलता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में लास्ट ईयर दिल्ली में भी भूकंप आया था, जहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, तो वहाँ पर भी जब हमने भूकंप आया था रात को शायद 2 बज रहे थे उस टाइम पर, 2 AM का टाइम हो रहा था। तो उस टाइम पर जब भूकंप आया तो सारी चीज़ें हिल रही थी। तो आप भी आपने भी ये सारी चीज़ें कभी ना कभी महसूस करी होंगी, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वाइब्रेट होने लग जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी को बोलते हैं अर्थक्वेक। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी दे रखी है ताकि जब आप अपने एग्जाम में कुछ भी आंसर वगैरह लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा ईज पड़ जाए। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और शेकिंग ऑफ द अर्थ रेफर टू एज
इज रेफर टू एज अर्थक्वेक। ठीक है, सिंपली ये अर्थक्वेक की डेफिनेशन हो गई। अब देखिए अर्थक्वेक को मापने के लिए हम रिचटर स्केल के बारे में बात करते हैं, मगर जो सिस्मोग्राफ होता है, आपने देखा होगा एक ग्राफ होता है और उस पर यूं लाइन चलती है और यूं, जिससे कि अर्थक्वेक की जो तीव्रता है ना वो भी मापी जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, और सिस्मोस का मतलब होता है अर्थक्वेक। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा रखा है आपको, ये एक फोकस है, आप क्या बुक का ट्राइग्राम है। अब मानकर चलिए एक अर्थ है, एक मिनट, ये अर्थ की जो है ना लेयर है। ठीक है, ये लेयर है और जो भूकंप है ना, यानी एक तरीके से मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भूकंप जब जनरेट होते हैं, जब कहीं ना कहीं अर्थ के इंटीरियर में कुछ ना कुछ चेंज होता है, आते हैं और कोई ना कोई रिएक्शन होती है, तभी कुछ ना कुछ या तो फॉल्ट होता है, ठीक है, या फिर एक तरीके की जो सिस्मिक एक्टिविटी वो हमें देखने के लिए मिलती है ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। यहाँ पर देखिए, एक मिनट में इसको पहले पूरा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मानकर चलिए ये है अर्थ। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये डायग्राम बनाकर दिखाया था, ये है अर्थ। ठीक है, ये है इसका कोर जो सॉलिड है, ये आउटर कोर है। ठीक है, ये लोअर मेंटल है, ये अपर मेंटल है। ठीक है, ये है फिर जो एस्थेनोस्फीयर है, ये है एस्थेनोस्फीयर, ये है क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट है। अब यहाँ पर कोई भी ये जो है ये तो लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, और ये है सॉलिड फॉर्म में। जब ये सॉलिड फॉर्म में तो यहाँ तो कोई एक्टिविटी होगी नहीं, नो एक्टिविटी। मगर वहीं पर जो ये लिक्विड फॉर्म में है ना, यहाँ सॉरी नॉट दिस वन, यहाँ पर तो एक्टिविटी होगी। जब यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी होगी यानी केमिकल रिएक्शन होगी तो यहाँ पर विस्फोट वगैरह भी होते हैं, जिससे कि जो यहाँ पर रॉक्स है ना, रॉक स्ट्रेटा, रॉक्स के जो लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। प्रभावित होने से क्या होता है, कहीं कहीं पर रॉक टूट भी जाती हैं, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक। ठीक है, अब जब यहाँ से रॉक टूटी, दो प्रकार के रॉक टूट गए, अब ये नीचे चली जाएगी रॉक। ठीक है, नीचे चली गई तो यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो गया। जब ये स्पेस यहाँ पर क्रिएट हुआ तो इसका इफेक्ट हमें ऊपर जो हमारी क्रस्ट है ना उस पर भी देखने के लिए मिलेगा। अब ऊपर क्रस्ट में क्या होगा, या तो कोई ऐसी कोई वैली बन जाएगी, ठीक है, या पूरी की पूरी नीचे धंस जाएगी। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका। आप जब मैप पर डालेंगे ना, ये गूगल पर भी डाली गई रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, तो वहाँ पर देखेंगे क्योंकि वहाँ पर जो पूरी की पूरी सतह है वो नीचे धंस चुकी है और वहाँ पर एक तरीके की वैली क्रिएट हो चुकी है। वो किस लिए, क्योंकि ये वाला पार्ट अलग जा रहा है। वो पार्ट अलग क्यों जा रहा है, कहीं ना कहीं जो ये वाला पार्ट जो अरेबियन पेनिनसुला है वो अलग हट रहा है, अरेबियन पेनिनसुला जो हॉर्न ऑफ द अफ्रीका है वो अलग हट रहा है। देखिए ये इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं ये वाला पार्ट जो है वो हट रहा है क्योंकि यही है ये रिफ्ट वैली, ये वाली यहाँ से ये रिफ्ट वैली होकर गुजरती है। अब ये वाला पार्ट जब अलग हट रहा है वो क्यों हट रहा है, क्योंकि अर्थ के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं जिस वजह से ये पार्ट अलग हट रहा है। ठीक है, और ये रिफ्ट वैली क्रिएट हुई। आपने एक मूवी का नाम सुना होगा सैन एंड्रीज, वो कैलिफोर्निया में एक सैन एंड्रीज एक तरीके का भूकंप आया था जहाँ से बहुत बड़ी रिफ्ट वैली क्रिएट हुई थी, वो भी तो इसी वजह से हुई थी। ठीक है, तो अब ये किस वजह से, ये भूकंप की वजह से कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन चल रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक वगैरह हो रही है। तो उससे क्या होता है, भूकंप जनरेट होता है जिसकी अफेक्ट हमें जो हमारी सरफेस है उस पर भी देखने के लिए मिलते हैं आए दिन आपने देखा होगा। देखिए आए दिन क्या होता है, एक मिनट रुकिए मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। सॉरी, यहाँ पर देखिए आप, ये वाला जो एरिया है ना, आए दिन हमें यहाँ पर भूकंप देखने के लिए मिलते हैं। इसको बोलते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट, जिसे हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन भी ज़्यादा होता है। अब जो अर्थक्वेक है वो तो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी तो हो सकता है ना, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन अगर एकदम से ही फूटेगा वॉल्केनो तो कहीं ना कहीं तरीके से एक तरीके से जो वेव्स हैं वो भी तो जनरेट होंगे ना, जिसकी वजह से भूकंप हमें जो वॉल्केनो के चारों ओर एरिया है वहाँ पर महसूस करने के लिए मिलेगा। तो सिंपली यहीं से जो अर्थक्वेक है बनकर चलता है। और मैंने आपको अंदर का भी मटेरियल बता दिया कि अंदर कैसे होता है, अर्थक्वेक कैसे आता है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। अब जब भूकंप है वो अर्थ के क्रस्ट में यहाँ पर जनरेट हुआ, ठीक है, यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक और कोई भी केमिकल रिएक्शन वगैरह हुई या कोई भी चीज़ हुई, कोई भी फिनोमिना हुआ, तो उसकी वजह से ये कहलाया जाएगा, अगर यहाँ पर हुआ है सर फोकस, इसको बोलेंगे हम फोकस। ठीक है, और इसके ऊपर ये है अर्थ की सरफेस। ठीक है, और इसके ऊपर जो सीधा डायरेक्ट एरिया होगा ना इसको बोल देंगे एपिक सेंटर। ठीक है, एपिक सेंटर बोलेंगे।
अब ये जो एपिक सेंटर है यहाँ पर देखिए, जब भी आप एपिक सेंटर से दूर की तरफ जाएंगे तो वेव्स कहीं ना कहीं घटती जाएंगी ना, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मतलब डिज़ास्ट्रस जो एक तरीके से फिनोमिना होगा ना, वो ज़्यादातर यहीं एपिक सेंटर पर होगा। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में इटली में भूकंप आया और तकरीबन तकरीबन जो डेथ टोल है ना, वहाँ पर टोल को बोलते हैं गिनती, ठीक है, वहाँ पर जो डेथ टोल है वो 10,000 अबव है, ठीक है, यानी 10,000 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो चुकी है, जान जा चुकी है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इसी वजह से। अब जो उसका एपिक सेंटर बताया जा रहा था वो इटली बताया जा रहा था, मगर फोकस भी तो फिर वहीं होगा, डायरेक्ट ऊपर, ठीक है, डायरेक्ट नीचे, सॉरी अर्थ के नीचे, ठीक है, सरफेस के नीचे। तो ये होता फोकस और ये होता एपिक सेंटर। आपको समझ में आई बातें? ठीक है, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिख रखी हैं ऑलरेडी, ताकि आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। द पॉइंट वर्टिकली अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज एपिक सेंटर एंड द इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द एपिक सेंटर इन ऑल डायरेक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब आप एपिक सेंटर से इधर की तरफ साइड जाओगे, इधर की साइड जाओगे, तो कहीं ना कहीं जो इसका इम्पैक्ट है, जो इसकी वाइब्रेशन है, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होती जाएंगी, और फिर हमें जो अफेक्ट है ना, इसका जो इम्पैक्ट है, वो भी बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली भी कहीं ना कहीं जो अरावली रेंज है वहाँ पर स्थित है। देखिए मैं आपको भारत की तरफ लेकर चलता हूँ, ये देख रहे हैं आप अरावली रेंज, अरावली रेंज यहाँ पर ही तो दिल्ली स्थित है, ठीक है, अरावली रेंज यहीं पर तो आकर एंड होती है, तो ये अरावली रेंज के ऊपर ही तो स्थित है दिल्ली भी। अब ये जो हिमालय, ये फोल्ड माउंटेन है, यहाँ पर भी वॉल्केनिक इरप्शन और क्या नाम है भूकंप आते रहते हैं आए रोज़ तीसरे दिन। किस लिए? वो भी तो इसीलिए हैं क्योंकि ये जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ साथ क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, टकरा रही है, जिससे कि एक तरीके से फोल्डिंग माउंटेन, फोल्डिंग, ये फोल्डिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये फोल्डिंग हो रही है, ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, फोल्डिंग हो रही है क्योंकि यहाँ पर भी मिट्टी है। क्योंकि जब आप दो अलग अलग चीज़ों को देखिए, एक मिनट रुकिए आप, जस्ट सेकेंड, देखिए एक मिनट, इसे मैं इरेज कर देता हूँ पूरे को, लेट मी इरेज इट फर्स्ट, ओके, इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम। नाउ दिस इज़ अ ब्लॉक, ओके, यू आर कंप्रेसिंग इट फ्रॉम देयर, ठीक है। पहले तो ये ऐसा होगा, व्हेन यू आर कंप्रेसिंग इट फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड्स, इट विल चेंज इट्स शेप व्हेन इट इज चेंजिंग इट्स शेप, हाउ विल इट हैपन? बिकॉज यू आर अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम द बोथ ऑफ द साइड, ओके। एंड जब आप दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो शेप है, इट्स शेप विल चेंज, ओके, बट it is not the sudden process, it is the gradual process in terms of when you are seeing this in context of a plate, in context of two plate, when two different plate, like this is the Indian plate, okay, and this is the Eurasian plate, this is the Tethys Sea, ठीक है। when this plate, sorry, Indian plate is converging with the Eurasian plate or colliding with Eurasian plate, what happened, Tethys Sea will go out, okay, Tethys Sea will disappear। अब ये डिसअपियर हो जाएगा ना, यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि ये वाली प्लेट इधर की साइड मूव कर रही है। जब ये इधर की साइड मूव करेगी तो यहाँ पर जितना भी बचा हुआ मलबा होगा वो ऊपर इस तरीके से उभर कर आ रहा है, किसकी फॉर्म में, माउंटेन्स की फॉर्म में, हिमालयास की फॉर्म में, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में आई, जब कंप्रेशन हो रहा है तो इसी तो सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, जस्ट सेकेंड। तो यहाँ पर द इंटेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेज, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी ऐसी ही चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया आपको कि एपिक सेंटर से अलग की तरफ होती हुई चलती हैं, मतलब एपिक सेंटर जो होता है वहाँ से अगर आप दूर जाओगे तो कहीं ना कहीं जो आपको इम्पैक्ट और जो इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स हैं उनकी जो इंटेंसिटी है बहुत कम देखने के लिए मिलेगी, सॉरी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या लिख रखा है, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक आता क्यों है भाई, क्यों आता है, यही सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं। चाहे फिर वो फोल्डिंग हो, फोल्डिंग लाइक फोल्डिंग माउंटेन, जो भी अब मैं आपको बताया, जो हिमालयाज है वो फोल्डिंग माउंटेन है, ठीक है। अब फोल्डिंग माउंटेन में क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पर ये जो प्लेट है ये नीचे की साइड जा रही है, ये ऊपर की साइड जा रही है, तो यहाँ पर एक तरीके से जब ये अटक जाएगी तो एक तरीके से फोल्ड
सारा का सारा मलबा यूं ही तो क्रिएट हो जाएगा। फिर एकदम से छूटेगी ये, जब ये एकदम से छूटेगी तो एक तरीके से वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएंगे। जब वाइब्रेशन क्रिएट होंगी तो उसी को तो बोलते हैं भूकंप, अर्थक्वेक, ठीक है। फोल्डिंग माउंटेन तो यही होंगे ना, छूट जाएगी, बेशक छूटेगी, वो हल्की सी छूटेगी, वो हमें हल्का सा जो भूकंप है वो मतलब महसूस करने के लिए महसूस कर पाएंगे। बट जो माउंटेन्स है जो फोल्ड की वजह से क्रिएट हुए हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सडन प्रोसेस नहीं है, ये स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, ठीक है, जो वर्टिकल चल रही हैं, सॉरी नॉट वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली, ठीक है। जो वर्टिकल होती हैं वो वॉल्केनिक इरप्शन में होती हैं, ठीक है, जिसे हम जो मिड अटलांटिक रीजन ना, देखिए ये वाली रेंज यहाँ पर चल रही है, जो वर्टिकल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, ठीक है। और जो सडन प्रोसेस हैं वो हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं, वॉल्केनिक इरप्शन में, ठीक है। अब देख लेते हैं कॉजेज सिंपली, ठीक है। अब आपको ये वाली चीज़ तो समझ में आई थी ना कि ये जो अरावली रेंज पर हमारी दिल्ली स्थापित है, यहाँ पर फोल्डिंग माउंटेन्स हैं, और ये जो डिकन प्लेटू है पिछले समय में कुछ सब मतलब करोड़ों साल पहले ये भी वोल्केनिक के द्वारा ही फॉर्म हुआ है पूरा का पूरा। देखिए वो थोड़ा सा डीप में चले जाएंगे, खाली आप ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए कि ये वोल्केनिक के द्वारा ही फॉर्म हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, कॉजेज ऑफ द वोल्केनो, कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक, फॉल्टिंग हो जाएगी। अब फॉल्टिंग क्या होती है, यू मस्ट नो अबाउट फॉल्टिंग, दिस इज कॉल्ड फॉल्टिंग। मैंने आपको बताया था कि जो फॉल्टिंग है वो कैसे होती है। फॉल्टिंग कोई भी रॉक स्ट्रैटा जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर की वजह से कॉन्ट्रैक्शन और क्या होता है, कंप्रेशन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ में दरार आ जाती है, यानी चट्टान में दरार आ जाती है और एक तरीके से वो टूट जाती हैं, ठीक है। जब टूट जाती हैं तो वो कुछ इस तरीके की दिखती हैं, फिर बाद में ऐसे एक तरीके से जो वो है ना वैली टाइप क्रिएट कर लेती हैं, यहाँ से वैली वगैरह क्रिएट हो जाती हैं, तो इनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं इनको, ठीक है। और आज के समय में ये जो ब्लॉक माउंटेन पता कहाँ पर बने हुए हैं, दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो डिकन प्लेटू है ना ये पूरा ब्लॉक माउंटेन है, ये ब्लॉक माउंटेन है पूरा का पूरा। और जो तापी नदी है, तापी देखिए नर्मदा एंड तापी, ये नदियाँ वैलीज़ में से ही बहती हैं, ठीक है, वैलीज़ में से ही बहती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर ये जो माउंटेन्स हैं, ये जो डिकन प्लेट्यू है ये ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है, इसलिए इसे डिकन पठार बोला जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब ये जो फोकस है, यहाँ पर फोकस जनरेट हुआ, फोकस यहाँ पर मतलब कुछ तरीके का डिस्प्लेसमेंट वगैरह हुआ अर्थ वगैरह का। अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन और कंप्रेशन तो होता रहता है, सॉरी कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन तो होता रहता है। अब ये जो होता है तो एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ें हो रही हैं, अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, रॉक का जो एक बड़ा सा स्ट्रेटा है वो अपनी जगह से हट गया, ठीक है, और कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई जिसकी वजह से विस्फोट हुआ और जो अर्थ है उसमें दरार आ गई और दरार की वजह से एक रॉक स्ट्रेटा नीचे की साइड चल दिया, तो वहाँ पर क्रिएट होता है एक तरीके से फॉल्ट, ये होता है फॉल्ट, ठीक है। फॉल्ट बोलते हैं हम, क्या फॉल्ट है भाई इसका, क्या फॉल्ट है भाई उसका, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब फॉल्ट जो है इसी को बोलते हैं, ठीक है, एक तरीके की दरार पड़ जाना, दर्रा जिसे हम बोलते हैं दर्रा, ठीक है। अब ये जो दर्रा है, ये जो दरार है इसीलिए पड़ी है ताकि, क्योंकि जो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट है, जो फोकस है वो यहाँ पर है। अब फोकस यहाँ पर है तो एपिक सेंटर यहाँ पर होगा। अब जब भूकंप क्रिएट हुआ तो इसी वजह से ये जो ज़मीन है वो नीचे की तरफ खिसक गई, ज़मीन नीचे खिसक गई। अब यहाँ पर भी तो कोई ज़मीन होगी ना इसके साइड में, मतलब ये वाली ज़मीन भी तो होगी इसके ऊपर है, जैसे यहाँ पर ये है। अब जैसे यहाँ पर ये है तो यहाँ पर भी यहाँ बन जाएगी बीच में वैली सी, नाली की तरह बन जाएगी, कोई एक ड्रेन की तरह, ठीक है। तो ऐसी ही चीज़ें चलती हैं। आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया आप एक बार अब वीडियो को रिपीट कर लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अर्थक्वेक, सम एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ अर्थक्वेक, फ्रांसिस्को अर्थक्वेक, कैलिफोर्निया, आसाम में आया था अर्थक्वेक, बिहार में अर्थक्वेक आया था। तो ये सारे इसी प्रकार के अर्थक्वेक हैं, क्योंकि बिहार फुट माउंटेन पर भी स्थित है, क्योंकि तराई रीजन जो है हमारा, देखिए हमारा नहीं मतलब नेपाल का तराई रीजन, ठीक है।
अब यहाँ पर ये तराई रीजन, ठीक है। अब यहाँ से एक नदी आती है कोशी, कोशी, ठीक है, कोशी नदी, द सौर ऑफ बिहार बोला जाता है उसे। अब वो बहुत सारा पानी लेकर आती है, बाढ़ आ जाती है बिहार में एकदम लहूलुहान पानी से, ठीक है। लहूलुहान, लहू तो खैर उसको बोलते हैं खून को, ठीक है। पानी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, पानी से बिल्कुल ही भर जाता है बिहार। तो कहीं ना कहीं ये जो रीज़न है ये तराई रीजन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब ये जो बिहार में भी ऐसे भूकंप आते रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स अटैचमेंट विद दिस माउंटेनियस रीजन, ठीक है। समझ में आया आपको? इसलिए बिहार में भी हमें भूकंप देखने के लिए मिलते हैं। अभी मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा भूकंप का, जहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें आसानी से बता रखी हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट कॉज क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वॉल्केनो की वजह से भी तो भूकंप आते हैं। तो चलते हैं आगे। ये फॉल्ट समझ में आया? ये दरार पड़ जाती है जब भूकंप यहाँ आता है, तो एक रॉक स्ट्रेटा नीचे की तरफ खिसक जाता है जिससे दरार पड़ती है, ठीक है। फिर आगे चल के इसको क्या बोला जाता है, आगे चल के नहीं, जब उसी टाइम बोला जाता है फॉल्ट। फॉल्ट आ गया भाई एक, ठीक है। और जहाँ पर भूकंप जनरेट होता है उसको बोलते हैं फोकस, और जिस जगह से ऊपर सतह तक जाता है उसको बोलते हैं एपिक सेंटर, ठीक है। ये अर्थ पर होता है, ये अर्थ के नीचे होता है फोकस, जहाँ पर भूकंप का मेन बिंदु, केंद्र बिंदु बोला जाता है इसे, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो चलते हैं अब आगे। और देखिए यहाँ पर होता है सबडक्शन और एबडक्शन। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी प्लेट, कोई दो अलग अलग प्लेट, जैसे कि मानकर चलिए नज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट आपस में कन्वर्ज हो रही हैं। ये है साउथ अमेरिकन प्लेट, सॉरी नॉट नज़का प्लेट, और ये है साउथ अमेरिकन प्लेट। जो नज़का प्लेट है वो नीचे इसलिए जा रही है क्योंकि ये भारी है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम ज़्यादा, सॉरी मैग्नीशियम ज़्यादा है, और इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम ज़्यादा है, इसलिए इसे बोला जाता है सियाल, ठीक है। और इसे बोला जाता है, एक मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूँ, सीमा, ठीक है, ठीक है, इसे बोला जाता है सीमा। तो इसीलिए ये जो नज़का प्लेट है, जो ओशियनिक क्रस्ट है, वो नीचे की साइड जा रही है, कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। किसके साथ? साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ। अब जो साउथ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये तो हल्की है। अब जब ये नीचे जा रही है तो भाई इसका स्थान जो जहाँ पर ये चीज़ें हैं, ये जो नीचे जा रही है, ये मतलब दूसरे के स्थानों की चीज़ें ले रही है, ठीक है। मानकर चलिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब आपने किसी बोतल में पानी भर लिया, ठीक है, आधा पानी भर लिया, पूरी बोतल भर ली, पूरी बोतल भर ली। अब आप उसमें डाल रहे हैं, क्या नाम है, मानकर चलिए सेब डाल रहे हैं, कटे हुए सेब डाल रहे हैं। अब जो कटे हुए सेब या पत्थर मान लीजिए, अब इस बोतल में पानी भरा हुआ यहाँ तक पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें पत्थर डाल रहे हैं छोटे छोटे। अब ये जो पत्थर है ये पानी का स्थान ले रहे हैं, तो पानी को बाहर जाना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर यही इस तरीके के यहाँ चल रहा है, ये है एस्थिनोस्फीयर। अब ये जो एस्थिनोस्फीयर है यहाँ पर मॉल्टन मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा है। लावा जब बोला जाता है इसको, जब ये ऊपर आ जाता है और सतह पर बहता है, इसको बोला जाता है फिर लावा, ठीक है। यहाँ पर ये मॉल्टन मैग्मा है। अब ये मैग्मा जो है, जब ये क्रस्ट है वो अंदर की साइड जाएगी, तो मैग्मा को भी तो कहीं ना कहीं जगह चाहिए। फिर वो क्या करेगा, वो निकलने की कोशिश करेगा इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनो, ठीक है। फिर वॉल्केनिक इरप्शन होगा। अब जब ये यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर जब ये घिसड़ रही है इसके साथ, तो यहाँ पर कुछ मलबा भी तो पड़ा होगा। जब ये मलबा यहाँ पर पड़ा है तो इसकी वजह से ये मलबा फोल्ड होएगा, यूँ फोल्ड होता चला जाएगा। यहाँ पर माउंटेन भी क्रिएट होंगे। अब ये जो माउंटेन है कहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं, एंडीज माउंटेन है, एंडीज। तो यहाँ पर एंडीज जो माउंटेन्स है वो क्रिएट हुए, ठीक है। जस्ट वाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंडीज माउंटेन क्रिएट हुए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो नज़का प्लेट है वो साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, कन्वर्ज हो रही है। तो यहाँ पर एक तरीके से फोल्डिंग माउंटेन क्रिएट हुए। फोल्डिंग माउंटेन, यहाँ पर फोल्डिंग ही तो होगी, क्योंकि यहाँ पर जितना भी मलबा होगा वो फोल्ड ही तो हो जाएगा, नहीं होगा? अब सोचिए, खुद ही सोचिए, ठीक है। जब फोल्ड होगा तो माउंटेन यहाँ पर क्रिएट हो गए, जिनको बोला जाता है आज एंडीज माउंटेन इन साउथ अमेरिका, ठीक है, पेरू में, ठीक, पेरू एक कंट्री है, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगर हम देखें तो अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहली चीज़ लैंडस्लाइड हो सकती है, ठीक है। सीपेज ऑफ वाटर में, यानी डैम वगैरह जो बने हुए हैं, फिर उसमें डैम टूट सकते हैं और वहाँ से फिर पानी रिस सकता है। और कॉजिंग कोलैप्स ऑफ रॉक्स टूट सकती हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड माइनिंग टनल टूट सकती हैं, ठीक है। और इससे बहुत सारे डिज़ास्टर, यानी इकोनॉमिक जो लाइफ है उसके लिए भी नुकसान हो सकता है, और जो हमारी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए भी नुकसान हो सकता है। जैसे कि अभी इटली में 10,000 लोगों से ज़्यादा की मृत्यु हो चुकी है, फ्लड्स आ सकती हैं, ठीक है। और लैंडस्लाइड तो आपको पता ही है, ठीक है। लेक्स वगैरह फूट सकती हैं और लेक्स वगैरह बन भी सकती हैं। जैसे कि अगर मानकर चलिए
मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल देकर, ठीक है। ये छोड़िए, आप यहाँ पर चलिए, जस्ट अ सेकेंड, यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये दो चार रॉक हैं, 4-5 रॉक हैं यहाँ पर रखी हैं, खूब खूब मतलब भिचम भिच्चा रखी हैं, मतलब इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अब क्या होता है कि ये जो बीच वाली रॉक है ना, इसके नीचे भूकंप आया और ये एपिक सेंटर बन गया। अब ये एपिक सेंटर बन गया, अब ये नीचे खिसक गई, थोड़ी सी नीचे खिसक गई, तो यहाँ पर तो लेक बन गई ना, बनी ना बनी। तो ऐसे ही यहाँ पर लेक भी बन जाती हैं कभी कभी, ठीक है। अब बिल्डिंग्स वगैरह भी कोलैप्स हो जाती हैं, और जिससे कि जान माल की हानि होती है। ट्रांसपोर्ट हैम्पर हो जाते हैं कभी कभी, कम्युनिकेशन लाइन टूट जाती हैं, और जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होती है यानी ग्रिड सिस्टम जितना भी होता है वो भी हैम्पर होता है, लाइट नहीं जा पाती है बहुत सारे समय तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉजेज, इफेक्ट ही तो हैं, यानी कहीं ना कहीं प्रभाव हैं अर्थक्वेक के, ठीक है। ये देखिए, ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना, लाल लाल, ठीक है, ये जो लाल नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये हमारा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क है जोन, हाई रिस्क जोन बोला जाता है इस अर्थक्वेक, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थक्वेक है वो बहुत ही फ्रिक्वेंटली हमें देखने के लिए मिलते हैं, महसूस करने के लिए मिलते हैं। जो रीज़न है वो ऐसे ही दिखा रखे हैं यहाँ पर, आप इन्हें देख सकते हैं वीडियो को पॉज कर, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे, और देखिए ये वाला जो रीज़न है ये है सरकम पैसिफिक बेल्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज एज वेल एज द अर्थक्वेक रीजन, क्योंकि जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पर तो अर्थक्वेक आने लाजमी ही है ना, ठीक है। तो चलते हैं अब, क्योंकि देखिए ये सुमात्रा वाला जो रीजन है ना, जावा, इंडोनेशिया, सुमात्रा, फिलीपींस वगैरह, ये वाले जो रीजन है यहाँ पर जो वॉल्केनिक इरप्शन है वो भी ज़्यादा होता है, और अर्थक्वेक भी हमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलते हैं अब आगे। अब देखिए वॉल्केनो के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो एक ओपनिंग वेंट है जिसमें से जो अर्थ के अंदर जितने भी गैसेस होती हैं, और कोई भी राख वगैरह होती है, और कोई भी रॉक मटेरियल होता है, और कोई भी चीज़ में लावे की फॉर्म में और गैसेस की फॉर्म में और धुएं की फॉर्म में निकलती हैं, तो उसी को बोलते हैं वॉल्केनो, ठीक है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी दी हुई है। वॉल्केनो इज अ वेंट और ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच द मोल्टन रॉक मटेरियल, रॉक फ्रैगमेंट्स, एशिड्स, स्टीम एंड अदर हॉट गैसेस इमिटेड स्लोली और फोर्सफुली इन द कोर्स ऑफ एन इरप्शन, एक इरप्शन के दौरान, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस क्या है, जिस प्रोसेस के द्वारा ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं ना उसे बोलते हैं वोल्केनिज्म, ठीक है, वोल्केनिज्म बोलते हैं। अब वोल्केनो जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो दो प्रकार से मतलब उन्हें मेज़र करा जा सकता है और जाना जा सकता है और समझा जा सकता है। कैसे कैसे? दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक्टिविटी लेवल पर उनको समझा जा सकता है, और दूसरा शेप के लेवल पर कि हाँ इसकी शेप ऐसी है तो ये वाला वोल्केनो है, ठीक है। और एक्टिविटी लेवल पर भी चलते हैं, अब देख लेते हैं एक्टिविटी लेवल पर और जो शेप के लेवल पर। अब एक्टिविटी लेवल की अगर हम बात करें तो एक्टिव और डोरमेंट होते हैं, ठीक है, डोरमेंट वोल्केनो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और लास्ट क्लास में बताया था कि एक्टिव वोल्केनो कभी भी डोरमेंट में हो सकता है, यानी डोरमेंट वोल्केनो कभी भी एक्टिव फॉर्म में आ सकता है सडनली, हमें नहीं पता, इसी को बोलते हैं सडन मूवमेंट, ठीक है। सडन मूवमेंट होती है तो वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा ही होती है। तो सडनली जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो काफ़ी सारा मलबा होता है, गैसेस होती हैं, धुआं होता है, धूल, कंकड़, पत्थर, मलबे और लावा सब बाहर आता है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से जो धुंध छा जाती है आसपास में। और जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो एक तरीके से भूकंप भी आता है उस रीजन में, ठीक है। अब ये जो एक्टिव वोल्केनो और डोरमेंट वोल्केनो आपके समझ में आ गए ना, ठीक है। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख रखी है, इजीली आपको समझ में आ जाएगी। देखिए ये जो क्लास है ना, जो इंग्लिश जो मीडियम से बच्चे हैं उनके लिए भी है, और हिंदी मीडियम से बच्चे हैं उनके लिए भी है। अब इजीली हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो हिंदी में लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो मैं बोल रहा हूँ उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, उनके लिए नोट्स भी प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है एक्टिव और डोरमेंट वोल्केनो के, जैसे कि जो एक्टिव वोल्केनो है माउंट एंटा इटली में पाया जाता है, माउंट स्टोम्बोली, ठीक है, जो इटली में पाया जाता है, दोनों ये इटली में पाए जाते हैं। अब हमने फॉरेन की तो बात कर ली कि हाँ यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो है, क्या हमारे इंडिया में भी? जी हाँ, बैरन आइलैंड, अंडमान निकोबार, यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। और डोरमेंट वोल्केनो, डोरमेंट यानी जो कभी भी फट सकते हैं, जैसे कि माउंट किलिमंजारो तंजानिया, ठीक है, और माउंट हुड ओरेगोन कहाँ पर है ये? यूएसए, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं डोरमेंट वोल्केनो हैं, जिनकी जो कभी भी फट सकते हैं, ये कभी भी ये एक्टिव वोल्केनो में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो हैं, जिनको मतलब
साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो वोल्केनो हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, इनका कुछ नहीं पता, ये ने 10,000 साल बीत चुकी हैं और ये आज तक फटे ही नहीं हैं, तो इनका अभी भी नहीं पता ये फटेंगे नहीं फटेंगे, और करोड़ों साल लग सकती हैं, ठीक है, हज़ारों सालों लग सकती हैं, तो इसलिए इन्हें एक्सटिंक्ट वोल्केनो की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि हवाईयन एम्परर सी माउंट चेन इन द नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन, ठीक है, हवाईयन जो वोल्केनो वो उनकी बात हो रही है यहाँ पर, और बेन नेविस जो यूनाइटेड किंगडम में पाया जाता है, ये 10,000 साल हो चुकी हैं और अभी तक नहीं फटे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए, हमने बात कर ली एक्टिव और डोरमेंट के कॉन्सेप्ट के, ठीक है, कि एक्टिव कैटेगरी में कौन से आते हैं और डोरमेंट कैटेगरी में कौन से आते हैं और एक्सटिंक्ट कैटेगरी में कौन से आते हैं। अब बात कर लेते हैं शेप के ऊपर, कि शेप से भी क्या वोल्केनो को रिकॉग्नाइज करा जाता है। जी हाँ, शेप के ऊपर भी रिकॉग्नाइज करा जाता है। कौन कौन से शेप हैं, जैसे कि फिशर वोल्केनो मिड अटलांटिक रेंज, शील्ड वोल्केनो जो आज के समय में हर वोल्केनो में देखी जा सकती है, जो नया नया फॉर्म होता है, ठीक है, और डोम वोल्केनो और एस सेंट्रल वोल्केनो, कॉम्पोजिट वोल्केनो और कैल्डेरा वोल्केनो, ये एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप शेप की फॉर्म में, जो शेप से हम जिनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब हम वोल्केनो को देखते हैं और हमें ये शेप याद हो कि हाँ ऐसे ऐसे वोल्केनो होते हैं, तो हम ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा ये वोल्केनो है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए जो तीसरा फंडा है, जो तीसरी बात है, वो है लावा की फ्लूइडिटी के ऊपर। जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसमें से कुछ लावा भी निकलता है, जो मतलब कुछ लावा ऐसे होते हैं एकदम ही फ्लूइडिटी होती है उनमें, ठीक है, बहुत ही तरल होते हैं, बहुत ही मतलब पानी की तरह बहते रहते हैं, मगर कुछ लावा ऐसे होते हैं जो धीरे 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 बढ़ते हैं, धीरे धीरे रिसते रहते हैं। तो दो प्रकार के मतलब उन्हीं के बेसिस पर इसको डिफाइन करा गया कि हाँ फ्लूइडिटी के तौर पर ही फ्लूइडिटी को हम कंसीडर करते हैं। अगर फ्लूइडिटी को देखें तो उसके हिसाब से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये जो वोल्केनो हो किस प्रकार का है, ठीक है। पहला जो वोल्केनो होता है बेसिक लावा, जिसमें जो लावा निकलता है वो उसमें जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और उसकी जो फ्लूइडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहरा होता है बहुत तेज़ी से, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत गर्म है, ठीक है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होगा। वहीं पर जब एसिडिक लावा की बात होती है तो ये इसमें जो सिलिका कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, क्योंकि ये विस्कस होते हैं, गाढ़े लावा होते हैं, गाढ़े लावा। जब ये जो लावा गाढ़ा होता है तो इसी को बोला जाता है एसिडिक लावा, और इससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ इसमें एसिडिक मात्रा यानी सिलिकन की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए इसे एसिडिक लावा बोला जाता है और ये एसिडिक वोल्केनो का लावा है, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने आपको मैप जोड़ रखे हैं, यहाँ पे की बुक का मैप है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज। तो यहाँ पर ये जो त्रिकोण से आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ तो है रॉकी माउंटेन्स, यहाँ है एंडीज़ माउंटेन्स, और देखिए ये है सरकम पैसिफिक बेल्ट, यानी यहाँ पर भी जो वो है वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसीलिए इसको कहा जाता है सरकम पैसिफिक बेल्ट यानी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली प्लेट इसलिए जोड़ी क्योंकि यहाँ पर ये जो नजका प्लेट है ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के साथ क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, और यहाँ पर पैसिफिक प्लेट ये जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है इसके साथ कन्वर्ज हो रही है, तो कहीं ना कहीं वोल्केनिक इरप्शन तो होना ही है, तो इसीलिए यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं और भूकंप भी आते जाते रहते हैं, ठीक है। ये थे आपका फोर्थ चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट था ये, ठीक है। आपको कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी सब्जेक्ट में डू लेट मी नो, ठीक है, मैं कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ कर बना ही दूंगा, आपको समझा ही दूंगा, ठीक है, कैसे न कैसे। देखिए ये तो मेरा फील्ड है ज्योग्राफी का, इसलिए मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी NIOS से अपनी जो 12th क्लास से परस्यूइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, ठीक है, आप ही के जिम्मे है आगे बढ़ाना, ठीक है। और आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।